नमस्कार, मैं हूं मिलन खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार हम बिहार विधानसभा चुनाव का कवरेज कर रहे थे और आज रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट है। एनडीए 200 सीटों के पार चला गया है। ये वही नतीजा है जो 2010 में एनडीए को मिला था और आज दोबारा एनडीए 2010 की स्थिति में पहुंच गया है और आरजेडी और महागठबंधन भी उसी स्थिति में है। वो अपने लोएस्ट टैली के आसपास है। तो मेरे साथ इस बारे में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के को फाउंडर आशुतोष। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद। तो कहा तो आशुतोष जी, ये कांटे की टक्कर हो रही थी और अब बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो गया, तो ये क्या हुआ है ये? मुझे लगता है कि सब लोगों के जो जो प्रेडिक्शंस थे, सब लोगों का जो आकलन था वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ, इंक्लूडिंग मेरा भी। क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनामी आई हुई थी, कोई बहुत जबरदस्त तरीके से लहर थी। और उस लहर में चाहे वो तेजस्वी यादव या राहुल गांधी हो या फिर मुकेश सहनी हो, सब बह गए। और किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब आज की तारीख में नहीं होगा। आप तर्क तो बहुत सारे गढ़ सकते हैं हार के, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पे बैठ के सोचना भी पड़ेगा कि भाई इतनी बुरी तरीके से अगर आप 20 साल नीतीश के शासन में रहने के बाद भी अगर आप हारते हैं, तो बात बिल्कुल अलग तरीके की होती है। यानी जमीन में कुछ ऐसी चीज हो रही थी जो शायद विपक्ष को इस बात अंदाजा भी नहीं था। मुझे 2010 का अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि तब मैं बिहार गया था। और उस वक्त जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता थी, जो पॉपुलैरिटी थी, उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया था। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो या फिर महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने एम्पावर किया था, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई थी, डेवलपमेंट के बहुत अच्छे काम किए थे। वह यहाँ तक कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे उनको भी ठीक करने का काम किया था। तो एक नई उम्मीद थी। जिस तरीके से 1990 से लेके 2005 का जो लालू यादव का शासन था, उससे लोग काफी उकताए हुए थे, काफी परेशान थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और नीतीश ने उससे बिहार को निकाल के एक नए बिहार का सपना दिया था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2010 में जब मैं घूम रहा था, तो कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला था जिसने नीतीश कुमार की बुराई की हो या नीतीश खिलाफ, नीतीश जी के बारे में कोई ऐसे शब्द कहे हो जिसके आधार पर आप अंदाजा लगा सके कोई आक्रोश था। लेकिन 15 साल के बाद भी अगर उसी तरीके का मैंडेट आ रहा है, तो फिर यही कहा जा सकता है कि लोगों को तेजस्वी यादव या फिर जो उनके उनके गठबंधन गठबंधन था, उस पर लोगों को यकीन नहीं था कि वो बिहार को कोई नई दिशा दे पाएंगे। और लोगों को लगा कि नीतीश कुमार और जो बीजेपी का गठबंधन है उस पर ही भरोसा करना बेहतर होगा। इस चुनाव में अगर आप ध्यान से देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जिस तरीके से जंगल राज की बात की, कट्टा शासन की बात की, तमंचे की बात की, वो लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा। और इसके अलावा जो एक गेम चेंजर साबित हुआ, जो लगातार गेम चेंजर साबित हो रहा मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से, वो ये कि महिलाओं के खाते में चुनाव के बीचों बीच में जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और जो सरकार में है, उसके पास ये अवसर होता है कि वो लोग महिलाओं के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर कर सके, जो विपक्ष के पास नहीं होता। इसके अलावा जिस तरीके से नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, जो पेंशन था उसको 400 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए करने की बात थी, ये वो सारी चीजें थी जिसका असर मुझे कम से कम इस चुनाव में दिखाई पड़ता है। और जो तमाम बातें हो रही थी कि युवा नाराज है, जब आप 200 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो इसका स्पष्ट है कि सिर्फ महिलाओं के वोट से जो है वो एनडीए गठबंधन की जीत नहीं हुई है, बल्कि सारे तबकों का उनको वोट मिला है। और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो बेहतर काम कर पाएगी। पर आशुतोष, जो महिलाओं का फैक्टर है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं के फैक्टर में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमेशा हम्म, पीछे रह जाता है। झारखंड एक अपवाद है जहां उन्होंने पैसे दे दिए और वो हम्म, चुनाव जीत गए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी देख लीजिए और अब अ, बिहार में, तो हम्म, महिलाओं का विश्वास सिर्फ पैसे देने से मिलता है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि और भी कारण है। जैसे आपने कहा जंगल राज है या सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, तो विपक्ष कहीं ये इसमें महिलाओं का जो भरोसा है वो क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है, क्योंकि उनके भी बच्चों को रोजगार चाहिए। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कि उनको पैसे दे दिए, उनके परिवार में भी आमदनी बढ़ने की जरूरत है। तो महिलाओं के साथ क्यों नहीं मिल पा रहा है विपक्ष को? देखो, महिलाओं का आपने जैसा कि झारखंड का जिक्र किया, झारखंड में विपक्ष की सरकार थी, वो सरकार में थे, वो कैश ट्रांसफर करने की स्थिति में थे। तो जो कैश ट्रांसफर कर रहा है और एक अगला आदमी जो सिर्फ वायदे कर रहा है, तो वायदे पर कितना भरोसा किया जाए? जब लोगों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं तो उसका यकीन करेंगे। लेकिन महिला बिहार के अंदर एक स्थिति ये थी जो मध्य प्रदेश में नहीं थी या फिर जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं थी, कि जब कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो उसका सबसे बड़ा, सबसे पहला निशाना महिलाएं ही बनती हैं।
लालू यादव की सरकार के जमाने में कहा जाता था कि अंधेरा होने के बाद महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, या दिन के में भी उनको अकेले निकलने में दिक्कत आया करती थी। उस पर नीतीश कुमार ने कंटिन्यूअसली 2005 के बाद से महिलाओं का एक वोट बैंक के तौर पर कल्टीवेट किया, उनको एम्पावर करने की बात की है। जैसा कि अगर आप 2005 का उदाहरण उठा के देख लें, तो उन्होंने जो यंग लड़कियां थी उनको साइकिल दिया, उनको बस्ते दिए, उनको यूनिफॉर्म दिया, और उनको ये भरोसा दिलाया कि अगर वो सड़क पर निकलेंगी तो उनके साथ किसी तरीके की छेड़खानी नहीं होगी, उनके उनके साथ किसी तरीके की बदतमीजी नहीं होगी, जैसा कि पहले हुआ करता था। ये जो स्थिति है, ये स्थिति बिहार से मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को पूरी तरीके से अलग कर, उसमें अगर उनको कैश भी अगर मिल रहा है 10,000 रुपए का, तो वो अपने आप में गेम चेंजर है। हमको अभी इस बात को मान लेना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर भी अगर आप देखें तो वहां भी भारत जो महायुति की सरकार थी, और महायुति की सरकार जो 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी थी, अचानक 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो 2/3 बहुमत से ज्यादा उनको सीटें मिली। और आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं। तो वो एक ही चीज हो सकती थी, वो ये थी कि महिलाओं को अलग तरीके से 1,500 रुपए उनके खाते में जमा करने की बात की गई, और ये पैसा उनके खाते में पहुंचा। रिकॉर्ड ये भी कहता है कि 2 किस्त कम से कम पहुंच चुकी थी। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये जो कैश ट्रांसफर है, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो पार्टी सत्ता में है, जो इस स्थिति में है कि महिलाओं के खाते में या लोगों के खाते में कैश डिपॉजिट कर सके चुनाव के पहले 1 या 2 किस्त, तो वो उनको कम से कम भरोसा देता है कि यार इनके पैसे तो मेरे पास आ गए हैं। और जो विपक्ष है वो सिर्फ वायदे वायदे कर रहा है। तो बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, उससे महिलाओं के अंदर भरा हुआ सुरक्षा 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 का असुरक्षा भाव, और साथ ही साथ वो महिलाएं जो नीतीश कुमार की वजह से 2005 की उनकी योजनाओं की वजह से, सशक्तिकरण की योजना की वजह से वो अब बड़ी हो गई है। 20 साल की उनकी उम्र हो गई होगी, या 25 साल की उम्र हो गई, या 30 साल की उम्र हो गई होगी, जो पहली बार वोट कर रहे होंगे या दूसरी बार वोट कर रहे होंगे, वो भी अपने आप को इंडेटेड फील कर रही होंगी। और क्यों वो ऐसा कोई रिस्क ले जिसकी वजह से एक बार फिर से जंगल राज की जो 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 बात कही जाती है, जिसको प्रोपोगेट किया जाता है, उससे वो हॉन्ट होने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि एक नीतीश कुमार की लीडरशिप पर उनको विश्वास था, महिलाओं ने के खाते में जो पैसा गया उसकी वजह से उनके अंदर एक उपकार का भाव था, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था में दोबारा न फंसे उससे निकलने की एक जद्दोजहद भी थी। नहीं तो आशुतोष, आपको कहीं ना कहीं लगता है, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बार बार जंगल राज को लेकर हमला किया, तो ये रियलिटी भी है कि जो हम्म, आरजेडी है वो अपना बेस मुस्लिम और यादव से बियॉन्ड नहीं जा पा रही है। हम्म, और जंगल राज का डर दिखा के, मतलब मुझे किसी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि अभी भी लालू की एंटी इनकम्बेंसी से हम लड़ रहे हैं। हम्म। तो जनता अभी भी उसको माफ नहीं कर रही, मतलब ये एक बैगेज हो गया। और तेजस्वी ने तमाम कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी जो जंगल राज का टैग है या जो डर है लोगों के मन में, बाकी समाज में, वो दूर नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि हर बार जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है वो बार बार जंगल राज की याद दिलाता है। जब तक इस दाग से तेजस्वी यादव नहीं निकल पाएंगे, जब तक इसकी काट नहीं खोज पाएंगे, तब तक उनके लिए दिक्कत होगी। और इसलिए वो नौकरियों की बात तो करते रहे, नौकरी नौकरी दिलाने की बात करते रहे, और इसमें एक आकर्षण भी है। युवाओं के अंदर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। प्रतिस्पर्धाई जितने एग्जाम हो रहे थे, उनके पेपर लगातार लीक हो रहे थे, बच्चे सड़कों पे उतर रहे थे, उनको वो लाठियों का शिकार, पुलिस के प्रशासन के लाठियों का शिकार हो रहे थे। लेकिन अगर इसका आपके पास काट नहीं है कि आपकी सरकार आएगी तो फिर पुराना उपद्रव वापस नहीं आएगा, अगर इसका जवाब आपके पास नहीं तो दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि नौकरी के साथ साथ अगर उन्होंने पहले दिन से यह वायदा किया होता, या ये कहा होता कि हम बिहार को अब जंगल राज में नहीं तब्दील होने देंगे, ये मेरी व्यक्तिगत तौर पे गारंटी, हम बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे, हम बिहार के अंदर किसी भी तरीके की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तेजस्वी यादव ने, या क्या राहुल गांधी ने, या क्या मुकेश सिंह ने ऐसा कोई वायदा करने की कोशिश की? वो जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर फोकस कर रहे थे, लेकिन ये भरोसा वो नहीं दिला पाया। और मुझे लगता है कि ये भरोसा न दिला पाना कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो बड़ा तबका था बिहार को, उसको ये भरोसा नहीं दिला पाया कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो उनको इन सब चीजों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। अपराध मुक्त बिहार बनाने के नाम पर तेजस्वी यादव को लोगों के अंदर भरोसा पैदा करना पड़ेगा, अगर आने वाले समय में वो बिहार के अंदर कोई सक्रिय राजनीति या कोई निर्णायक राजनीति करना चाहते हैं तो। फिर सबसे आखिर में आशुतोष, प्रशांत किशोर की, आपने भी कहा था कि चुनाव बाइपोलर होगा, जब हमने पिछली बार आपसे बात की थी तो बाइपोलर ही हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर का तो कहीं पता ही नहीं चला, मतलब अभी तक वोट प्रतिशत नहीं आया है।
लेकिन ऐसा लगता है कि जो 4% का प्रोजेक्शन था शायद उससे कम ही उनको वोट मिला होगा, लेकिन सीट भी जीरो आ गई है। तो प्रशांत किशोर कहाँ चूक गए? क्योंकि वो तो कह रहे थे नीतीश कुमार मैं लिख के दे रहा हूँ कि 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो अहंकार में मारे गए या अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया उन्होंने, क्या हुआ? देखिए, मैं उनकी इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता कि जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें देंगे। जाहिर सी बात है, वो चुनाव लड़ रहे थे, सारी 243 सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे कि जिसकी वजह से कि जनता दल यूनाइटेड की तारीफ हो। तो अगर उन्होंने ये कहा कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं अपने काडर को, अपने वोटर को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, किसी भी नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने आप को स्टैब्लिश कर पाना और सब्सटैंशियल वोट लेके आना, सब्सटैंशियल सीटें लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वो भी बिहार जैसे इलाके में। बिहार में जाति बहुत महत्वपूर्ण है, वहां धर्म की राजनीति भी चलती है, और इनके बीच में अपने लिए जगह बना पाना एक ऐसे समाज में जहां की पूरी तरीके से पॉलिटिक्स जाति और धर्म पर आधारित है, पोलराइज्ड है, वहां आप न जाति की बात कर रहे थे, ना आप धर्म की बात कर रहे थे, और वहां आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे थे, एक नया पैराडाइम देने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ क्या तीन तीन साल के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी हर मोहल्ले में, हर गली कूचे में, हर गांव में अपना संगठन खड़ा कर सकती है? बिल्कुल नहीं खड़ा कर सकती। और मुझे लगता है कि ये स्थिति जो है वो उनके खिलाफ पूरी तरीके से गई। मैं बार बार इस बात को कह रहा था और मैं अपने अनुभव से बता रहा था कि 2012 में पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर मनप्रीत बादल को एक प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, और वो मानने भी लगे थे अपने आप को। लेकिन हुआ क्या? नतीजा आया, 6% वोट मिला, दोनों सीटें मनप्रीत बादल खुद हार गए थे। मुझे वो उदाहरण अच्छी तरीके से याद है। साथ ही साथ मुझे वो भी याद है, जब 2017 में, उन दिनों मैं आम आदमी पार्टी में था और गोवा में चुनाव हो रहा था, तो गोवा बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तकरीबन 15 लाख का वोटर है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हर जगह ये लगता था कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, लोग आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, उनकी रैलियों में भीड़ आ रही थी, और लोगों को आम आदमी पार्टी को लेकर एक अच्छी राय भी थी, क्योंकि तब दिल्ली के अंदर उनकी सरकार बनी थी, 67 सीटें आई थी, और वो आदर्शवाद की बात करते थे। लेकिन चूंकि इतने कम समय के अंदर एक तरफ फॉर्मिडेबल फोर्स था कांग्रेस पार्टी का, दूसरी तरफ फॉर्मिडेबल फोर्स भारतीय जनता पार्टी का था, लोगों को यह यकीन नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी वहां पर बीजेपी को हरा सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल मरी हुई अवस्था में थी, उसको उन्होंने उन्होंने वोट डाला, और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। तो जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका अपना एक बेस होता है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती। जब वो अपने बेस वोट में कुछ इंक्रीमेंटल वोट ला पाते हैं, अगर मान लीजिए कि जब पिछली बार 37% वोट महागठबंधन को था, अगर वो उसमें इंक्रीमेंटल 5% या 7% अगर इंक्रीज कर पाते, तो आज शायद वो बहुत बेहतर स्थिति में होते। लेकिन प्रशांत किशोर को तो जीरो से शुरू करना था। तो जीरो से आप 10% लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, 5% लोगों को भरा दिखा सकते हैं, क्या इतना बड़ा आप चेंज कर सकते हैं कि आप 40% लोग आपकी बातों को यकीन करने? ऐसा होता नहीं है। देखिए, जो वो दिल्ली के मॉडल को लेकर चल रहे थे, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इतिहास रचा था, लेकिन दिल्ली की स्थिति और बिहार की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली में जो स्थिति थी वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, और लोगों के अंदर एक विश्वास था। लेकिन प्रशांत किशोर अचानक बिहार पहुंचे, यात्रा करने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे, तो इतना आसान होता नहीं है, पॉलिटिक्स ऐसी चलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी 150 साल की पुरानी पार्टी है, लगातार कमजोर प्रदर्शन करी, लेकिन आज भी नेशनल लेवल पे उसको 22-23% वोट मिल रहा है, जबकि लगातार चुनाव हारे। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि ट्रेडिशनल सोशल बेस उनके पास है, ट्रेडिशनल वोटर उनके पास है। गांव कूचे में उनका आज भी दो चार लोग मिल जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करते हैं। ये एडवांटेज किसी भी नई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होता है। सिर्फ दो ही उदाहरण है, एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, दूसरी असम की असम गण परिषद, जो वो भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, और वो चुनाव लड़ी और वहां पे सरकार बना पाई। तो इन दोनों परिस्थितियों से अलग प्रशांत किशोर की स्थिति थी, इसलिए मुझे कभी भरोसा नहीं था कि प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े प्लेयर बन के इमर्ज करेंगे। तो एक और सवाल मैं आशुतोष ले लेता हूँ कि इस मैच के एक तरह से मैन ऑफ द मैच नायक जो है नीतीश कुमार है, उनकी सीटें लगभग दुगनी हो गई है, मतलब 43 से लगभग 38 सीटें अभी तक जो आंकड़ा आया है बढ़ जी। चुकी है। तो अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार तो एक तरह से लीजेंड हो गए, क्योंकि मतलब अब वो अगर आखिरी चुनाव है तो वो अब सत्ता में रहते हुए ही जाएंगे, विदा होंगे। पर ये बात हो रही है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो मजबूरी बीजेपी की ये भी कि दिल्ली में भी उनका समर्थन है, हालांकि उसके बिना भी सरकार चल सकती है। तो नीतीश कुमार के साथ अब मतलब बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि पहले जब उनके पास ज्यादा सीटें थी तब भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। देखिए, आदर्श स्थिति यह है कि 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें जनता दल यूनाइटेड से काफी आगे थी। आज भी जनता दल भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है जनता दल यूनाइटेड से आगे हैं। तो
मुझे लगता है कि बीजेपी अंदर अंदर के तौर पर कोशिश जरूर करेगी कि उनका मुख्यमंत्री हो, क्योंकि 2005 में भी बीजेपी की सीटें जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा थी। तो क्या अब उनको कोशिश नहीं करनी चाहिए 20 साल में? आखिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पार्टियों को चैरिटी तो चला नहीं रही है, उसको भी बिहार के अंदर अपनी सरकार बनानी है, उसको भी अपना अपना वोट बेस बढ़ाना है। जब तक उनका अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा, तब तक वो कैसे अपने एजेंडे को लागू कर पाएंगे? तब तक कैसे अपने वोटर को बता पाएंगे कि उनकी अपनी सरकार है? तो जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर होगा, जनता दल यूनाइटेड का कोई मुख्यमंत्री होगा, तो जाहिर सी बात उनका एजेंडा लागू नहीं होता। तो बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तरीके से अपने बल पे सरकार बनानी है, तो उसके लिए उन्हें इस बार कोशिश करनी होगी, या करिया कोशिश करेंगे। कामयाब होते कामयाब नहीं होते मुझे नहीं लगता है, ये मेरे पास जानकारी नहीं इस बारे में। लेकिन राजनीति ये कहती है और नैतिकता का तकाजा भी यही है कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ही सरकार बनाना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए अब ग्रेसफुली वो स्पेस बीजेपी को देना चाहिए, बट क्या वो देंगे, मैं इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े थे आशुतोष, सत्य हिंदी के को फाउंडर। आशुतोष का ये कहना है कि बीजेपी को कोशिश करना चाहिए कि वो सरकार बनाए। वो 20 साल से सरकार में है, लेकिन हमेशा वो दूसरे छोटे भाई की भूमिका में है रहे हैं। लेकिन इस बार भी उनकी सीटें नीतीश कुमार से ज्यादा आई हुई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो महिलाओं को अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उसका फायदा हर चुनाव में हमें देखने मिला, चाहे पार्टी कोई भी हो। झारखंड में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या महाराष्ट्र में बीजेपी या महायुति की सरकार हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, तो वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को भी ये बैगेज, जो जंगल राज का बोझ उनके कंधे पर है, वो उतारना पड़ेगा। लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि लोग को वो जो शासन देंगे वो भयमुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा। लेकिन उसमें अभी काफी समय है, क्योंकि अभी 2030 तक तो एनडीए की ही सरकार, बीजेपी की सरकार ही चलेगी बिहार में। एक बार फिर से आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।